अपने साम्राज्य के विस्तार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मौर्य सेनाएं भारत के पश्चिमी तट और दक्षिणी भारत, विशेषकर वर्तमान कर्नाटक तक पहुंच गई थीं। इस समय मौर्य साम्राज्य में न केवल बिहार और उड़ीसा के वर्तमान राज्य शामिल थे, बल्कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत, साथ ही उत्तर पश्चिम में दक्कन भी शामिल था, और उन्होंने उन क्षेत्रों पर शासन किया जो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा भी नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन यथासंभव केंद्रीकृत प्रशासन था। सेना, गुप्तचर व्यवस्था, न्यायपालिका, राजस्व आदि के लिए विभागाध्यक्ष थे, लेकिन इन सभी विभागों का नेतृत्व सामान्यतः राजा करता था। उसका निर्णय अंतिम और सीमित होता था। राजा अपनी प्रजा को मनुष्य नहीं बल्कि बच्चे समझता था। वह उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने और उन्हें किसी भी प्रकार के आक्रमण और खतरों से बचाने के लिए बाध्य था। चंद्रगुप्त ने एक जटिल शाही प्रशासन संरचना की स्थापना की। उसके पास अधिकांश शक्ति थी और उसे अपने कर्तव्यों में मंत्रियों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। राजकुमार पूरे साम्राज्य में वायसराय के रूप में काम करते थे, जो प्रांतों में विभाजित था। इससे राजघरानों को, खास तौर पर उन लोगों को जो बाद में सम्राट बने, आवश्यक प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हुआ। प्रांतों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया और शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की गई। प्रशासन का काम 6 आयोगों द्वारा किया जाता था, जिनमें से प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। स्वच्छता सेवाओं का रखरखाव, विदेशियों के साथ व्यवहार, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, वजन और माप नियंत्रण और अन्य कार्य उन्हें सौंपे गए थे। इस समय अवधि के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले वजन के कई रूप अलग अलग स्थानों पर पाए गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य। सैन्य। मौर्य साम्राज्य के पास एक विशाल सेना थी। राज्य ने सेना, मौला की भर्ती, तैयारी और उसे सुसज्जित किया। कई संस्कृतियां और वन जनजातियां, अटाविका, अपनी सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध थीं और उन्हें महत्व दिया जाता था। भाड़े के सैनिक, भृत्य और सैनिकों के समूह, श्रेणी, दोनों बड़ी संख्या में मौजूद थे और आवश्यकतानुसार उनकी भर्ती की जाती थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ और हाथी सेना की 4 शाखाएं चतुरंग थीं। 6 आयोगों से बना 30 सदस्यीय युद्ध कार्यालय इन विभिन्न हथियारों के साथ साथ नौसेना और परिवहन का प्रभारी था। चंद्रगुप्त के पास 600,000 पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। अनुमान है कि रथों की संख्या लगभग 8,000 थी। वे सभी युद्ध के मैदान में सूचना, व्यूह के रूप में तैनात थे, जैसा कि कमांडरों द्वारा निर्धारित किया जाता था, जो इलाके और अपनी और दुश्मन की सेनाओं की प्रकृति जैसे कारकों पर आधारित होता था। मनुष्यों और जानवरों की शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता था। राजा और राजकुमारों को युद्ध और नेतृत्व में व्यापक प्रशिक्षण दिया गया था। उन्हें बहादुर माना जाता था और वे अक्सर अपनी सेनाओं का नेतृत्व करते थे और किलों की रक्षा में खुद ही भाग लेते थे। चंद्रगुप्त की नौसेना मुख्य रूप से तटरक्षक के रूप में कार्य करती थी और साम्राज्य के व्यापक जलमार्ग आधारित व्यापार की रक्षा करती थी। धनुष बाण, भाले, 2 हाथ वाली तलवारें, गोल, आयताकार या घंटी के आकार की ढालें, बर्छे, कुल्हाड़ी, भाले, गदा आदि हथियारों का प्रयोग किया जाता था। सैनिक या तो नंगे सीने होते थे या रजाईदार सूती कोट में लिपटे होते थे। वे अक्सर मोटे कुंडलित पगड़ियों के रूप में रक्षात्मक कवच पहनते थे, जिन्हें अक्सर ठोड़ी के नीचे बंधे दुपट्टे और कमर और छाती के चारों ओर बंधे कपड़े के बैंड से सुरक्षित किया जाता था। सर्दियों में महिलाएं अंगरखे पहनती थीं। मौर्यों की विशाल सेना को साम्राज्य के विशाल पैमाने और उसके नियंत्रण में आने वाली संपत्ति से बल मिला। चूंकि राज्य अनिवार्य रूप से सभी आर्थिक कार्यों पर हावी था, इसलिए वह राजस्व और वित्तीय पूंजी की एक बड़ी मात्रा पर कब्जा करने में सक्षम था। मौर्यों की विशाल सेना को साम्राज्य के विशाल पैमाने और उसके नियंत्रण में आने वाली संपत्ति से बल मिला। चूंकि राज्य अनिवार्य रूप से सभी आर्थिक कार्यों पर हावी था, इसलिए वह राजस्व और वित्तीय पूंजी की एक बड़ी मात्रा पर कब्जा करने में सक्षम था।